आपने ठोसों में निबिड़ संकुलन देख लिया है। 3 प्रकार का संकुलन आपको बताया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ठोसों में संकुलन क्षमता। ठीक है, ठोसों में संकुलन क्षमता, ये देखो पहले तो इसको परिभाषित कर लेते हैं कि भाई संकुलन क्षमता क्या होती है। देखो परिभाषा बता रहा हूँ मैं आपको, संकुलन क्षमता की परिभाषा किसे कहते हैं। तो आप ये बताओगे कि ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, अवयवी अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, आयतन संकुलन क्षमता कहलाता है। ठोसों में अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन है, कुल आयतन, ये संकुलन क्षमता कहलाता है। देखो कैसे, समझो इसको एक बार। मान लीजिए अपना कोई ठोस पदार्थ है एक, और ठोस पदार्थ में ये अवयवी कण है जो कि इसमें फैले हुए हैं। ये अवयवी कण एक ठोस पदार्थ में फैले हुए हैं, देखो इस तरीके से। अब जो स्थान खाली रह गया, देखो ये स्थान यहाँ पर खाली रह गए, यहाँ अवयवी कण नहीं आया, तो अवयवी कणों द्वारा जो स्थान या आयतन घेरा गया है, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल जो आयतन है, उसको ठोसों में संकुलन क्षमता कहा जाता है। ये अवयवी कण कितने भाग में फैले हुए हैं, वो ही संकुलन क्षमता है। हमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। देखो तो संकुलन क्षमता ये हम ज्ञात करते हैं प्रतिशत में। तो इसके लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या बनता है अपना कि अवयवी कणों का कुल आयतन, अवयवी कणों का कुल आयतन। तो ये फॉर्मूला यहाँ बना लेते हैं इसको। संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है हमें, तो इसके लिए फॉर्मूला हम बनाएंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, संकुलन क्षमता ये हम ज्ञात करेंगे यहाँ प्रतिशत में। तो फॉर्मूला बनेगा अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन या अवयवी कणों का कुल आयतन, ये कर सकते हैं। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन या अवयवी कणों का कुल आयतन, ये बता सकते हैं, अपॉन घन यानी क्रिस्टल का कुल आयतन, घन यानी क्रिस्टल का कुल आयतन, ये ले लेंगे। और प्रतिशत में निकालनी है संकुलन क्षमता, तो इसको हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। तो किसी भी ठोस का या क्रिस्टल का आपके क्रिस्टल की संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया कुल आयतन या अवयवी कणों का कुल आयतन, घन या क्रिस्टल का कुल आयतन गुणा 100। अब आप ये जानते हैं कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, ये परमाणु हो सकते हैं, ठीक है, या अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं, या ये आयन हो सकते हैं। ठीक है, अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन, इनमें से कोई एक हो सकता है। देखिए, तो ये संकुलन क्षमता की परिभाषा हो गई और ये इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला हो गया है। आप ध्यान रखें, ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, ये परमाणु, आयन या फिर अणु, इनमें से कोई एक हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे हम बात करेंगे नंबर 1 लेते हैं HCP, या इसको हम कहते हैं CCP या FCC। ठीक है, तीनों संरचना एक ही हुई, केवल अंतर कहाँ आता है, परतों को व्यवस्थित करने में अंतर है। बाकी तीनों फलक केंद्रित मात्रक कोष्ठिका से मिलकर बनी हुई है। तीनों में ही प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या तीनों में ही 4 होती है। तो पहला हम यहाँ ले रहे हैं HCP, CCP या FCC संरचना में
संरचना में संकुलन क्षमता ज्ञात करना कि इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है इन संरचनाओं में। ठीक है, देखो ये इसको हम कह देते हैं षटकोणीय क्लोज पैकिंग है, ये घनीय क्लोज पैकिंग है, ये फलक केंद्रित क्लोज पैकिंग कहलाता है। तीनों में ही जो परमाणुओं की संख्या है वो 4 है, प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या तीनों संरचनाओं में 4 है। और इसके अलावा हम यहाँ बता सकते हैं कि इनकी संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले हम इनकी संरचना बना लेते हैं, एक SCP CCP कह दो या FCC कह दो, संरचना बनाते हैं। तीनों की संरचना एक जैसी, यहाँ मात्र कोशिका है वो एक जैसी होती है, तीनों में इनकी पुनरावृत्ति होती है। देखो संरचना इस तरीके से बनेगी तीनों की। यहाँ 8 अवयवी कण हैं, ये तो रहेंगे कोनों पर, फलक केंद्रित है इसलिए 6 अवयवी कण ये रहेंगे यहाँ पर, देखो फलकों के केंद्रों में। तो ये संरचना अपनी होगी SCP CCP या FCC संरचना कहते हैं इसको, ध्यान देना भाई। देखो इस बिंदु को हम मान लेते हैं, संकुलन क्षमता ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ एक रचना करते हैं संरचना में। पहले इस बिंदु को मान लेते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B, और इस बिंदु को यहाँ पर हम मान लेते हैं C, और A को हम मिला लेते हैं C से, तो एक ABC एक त्रिभुज बन जाएगा। तो संकुलन क्षमता ज्ञात करने से पहले संरचना बनाई और एक हमने यहाँ पर ये रचना कर ली है, एक को सी से मिला करके एक त्रिभुज बना लिया आपने, ABC एक त्रिभुज बनाया है। अब देखो हल करने के लिए माना कोर को हम कहते हैं किनारा, माना कोर या किनारे की लंबाई, कोर या किनारे की लंबाई हम मान लेते हैं A। यहाँ देखो ये जो है ये किनारा कहलाता है क्रिस्टल में, ये भी किनारे हैं, ये सारे किनारे हैं। देखो इस तरीके से जो ये रेखाएं बनी हुई हैं ये क्रिस्टल में क्या है, ये किनारे हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है वो A है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई A है, कोर या किनारा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई भी क्या है, A है। B से लेकर C तक की लंबाई भी क्या है, A है। तो ये सारे क्या होते हैं, किनारे। किनारे की लंबाई हम मान लेते हैं A। चलो आगे चलते हैं। गोले यानी यहाँ जो अवयवी कण है इसको मैं गोला कह रहा हूँ, यहाँ पर अवयवी आप ये भी कह सकते हैं, अवयवी कण या गोले की त्रिज्या, या अवयवी कण की त्रिज्या हम मान लेते हैं R। ये जो गोले बना रहे हैं ये अवयवी कण है। इसके बाद में देखो गोले का या अवयवी कण जो है जिसको आपने गोल बनाया है, गोले का आयतन भैया आप जानते हैं क्या होता है, 4/3 पाई r³, ये गोले का आयतन होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो HCP CCP या FCC संरचना में परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई बता रहा हूं, ये परमाणुओं की संख्या प्रति इकाई बात कर रहे हैं। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक है, HCP CCP या FCC संरचना में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4 प्रति इकाई परमाणु, क्योंकि ये संरचना है जिसमें 8 अवयवी कण कोनों पर, 6 फलकों के केंद्रों पर। तो 4 परमाणुओं की संख्या है या गोलों की संख्या 4 है, परमाणु कह सकते हैं। तो यहाँ गोले भी कह सकते हैं, अवयवी कण भी कह सकते हैं कि संख्या 4 है। अतः 4 परमाणुओं का आयतन, 4 परमाणुओं का आयतन ज्ञात कर लेंगे। देखो 4 × 4/3 पाई r³, ये 4 परमाणुओं का 4 गोलों का आयतन हो गया।
ठीक है, ये हो जाएगा 16/3 पाई आर क्यूब। तो इस क्रिस्टल में कुल अवयवी कणों का आयतन कितना हो गया? 16/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये जो संरचना है उसमें प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या 4 है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि यहाँ हम लेते हैं त्रिभुज। त्रिभुज है, देखो त्रिभुज ए बी सी से यहाँ आपने त्रिभुज बनाया है, कौन सा? ए बी सी, इससे बनाया है। देखो यहाँ पर ए बी की लंबाई आपको पता है, बी सी की लंबाई पता है आपको, किनारे हैं ये, इनकी लंबाई ए है। ए सी हमने बनाई, यहाँ रचना की है, तो ए सी की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ मान रख दो। ए सी स्क्वायर बराबर देखो ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर, ए बी का मान ए का स्क्वायर, बी सी का मान ए का स्क्वायर, तो यहाँ ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2a स्क्वायर आ जाएगा। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2a स्क्वायर आ जाएगा। हमें ए सी का मान निकालना है केवल भी, तो ए सी क्या आ जाएगा? ए सी आ जाएगा अपना a√2, ये आ जाएगा अपना ए सी का मान आ जाएगा। ठीक है, किसका मान आ गया? ए सी का। तो त्रिभुज ए बी सी से हमने ए सी का मान निकाल लिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो एसी रेखा पर गोलों की व्यवस्था, एसी रेखा पर गोलों की व्यवस्था देखोगी, कैसी व्यवस्था है वो आपको बतानी है। एसी रेखा है, इस पर कुल गोले देखो 1 2 3 गोले आ रहे हैं, तो ये रेखा इस तरीके से है। ठीक है, 3 गोले, 1 2 और ये 3 गोले इस तरीके से आ रहे हैं, हमें ध्यान रखना, एक दूसरे से संपर्क में है ये तीनों, इस तरीके से व्यवस्थित है। तो देखो ये इस गोले की त्रिज्या हो गई, ये इस गोले की त्रिज्या आर हो गई। यहाँ देखो ये आर, ये ए से लेकर कहां तक हो गया? बिंदु सी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? ए सी बराबर क्या है? 4r। ए सी बराबर क्या हो गया? 4r, 4r के बराबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये समीकरण अपना 1 है, समीकरण 1 में ए सी का मान रख दो। ठीक है, यहां लिखेंगे, आगे लिख लेंगे। यहाँ एसी का मान रखने पर तो ये जो समीकरण 1 है इसमें एसी का मान रखो आप, देखो क्या आ जाएगा? ये 4r बराबर क्या है? a√2, ये आ गया। इससे हम ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ए यानी भुजा या किनारे की लंबाई, ए निकाल लेंगे। ए बराबर आ जाएगा 4r/√2 आ जाएगा। तो ये ए का मान आ गया, ए का मतलब कोण, किनारा या भुजा की लंबाई, 4r/ क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका हल हो गया है। आगे चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर अब घन का आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन निकालोगे, आप जानते हैं घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा यहाँ क्या है? ए, तो हम क्या कर लेंगे? ए का क्यूब कर देंगे। क्यूब करो 4r/√2। इसका हमने क्या किया? क्यूब। देखो क्यूब करो तो ये 4r, देखो इसको 4r हो गया, तो ये कितना हो गया? 64r³ हो गया, अपॉन नीचे वाले का देखो √2 गुणा किया हमने। अगर इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये घन का आयतन आ गया अपना कितना? 64r³ अपॉन 2 आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर हम ज्ञात करेंगे संकुलन क्षमता ज्ञात कर लो। ठीक है, और ये ज्ञात करनी है आपको प्रतिशत में। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था
कि कुल परमाणुओं का संरचना में प्रति इकाई परमाणु कितने हैं, या कुल अवयवी कणों का आयतन कितना आ गया 16/3 पाई आर क्यूब। अपॉन में क्या था, धन का या कृष्ण का कुल आयतन, तो ये 64 आर क्यूब है। मान रखो यहाँ पर 16/3 पाई आर क्यूब अपॉन कितना रखें 64 आर क्यूब अपॉन 2√2, ठीक है, इंटू 100। अगर आप इसको हल कर देते हैं, अगर आप इसको हल कर देते हैं तो संकुलन क्षमता अपनी आ जाएगी 74%। संकुलन क्षमता अपनी आ जाएगी 74%। तो इस तरीके से आपको संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेनी है। तो ये एससीपी सीसीपी में संकुलन क्षमता ज्ञात करना आपको बताया गया है। तो नंबर 1 तो ये हो गया है। आगे हम बात करेंगे देखो नंबर 2 की, कि नंबर 2 क्या है। यहाँ पर नंबर 2 है संकुलन क्षमता ज्ञात करना है। फॉर्मेट बिल्कुल यही चलेगा, नंबर 2 में भी कुछ चेंज करना है। वो क्या करेंगे, देखो संरचना लेते हैं काय या अंतः, काय या अंतः केंद्रित, ठीक है, इसको हम कहते हैं बीसीसी। संरचना को हम क्या कह देंगे, बीसीसी। संरचना में संकुलन क्षमता ज्ञात करना, देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ध्यान देना भी। सेम यही फॉर्मेट आपको यहाँ काम में लेना है। केवल आप क्या करोगे, यहाँ संरचना बनाओ पहले। तो ये देखो किस तरीके से बनाओगे। आप जानते हैं काय केंद्रित संरचना कैसे बनती है, 8 अवयवी कण तो कहाँ होते हैं, कोनों पर होते हैं, और एक अवयवी कण कहाँ होता है, अंत केंद्र में होता है। तो ये संरचना 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, ठीक है, संरचना बना रहे हैं हम काय या अंत केंद्रित। तो संरचना में आपको क्या करना पड़ेगा, 8 अवयवी कण कोनों पर और एक जो अवयवी कण है वो रहता है केंद्र में, ठीक है, ये संरचना बना ली। अब इसमें भी रचना करो, देखो कुछ इस बिंदु को मान लेते हैं ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी, और इस बिंदु को मान लेते हैं सी, और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं डी। देखो ए को सी से मिलाओ तो त्रिभुज कौन सा बना, ए बी सी, और फिर एक को आप मिला दो इस बिंदु से जिसको आपने मान लिया है डी, तो एक त्रिभुज ये बन गया, या 2 त्रिभुज बने। नंबर 1 तो ये बना और नंबर 2 त्रिभुज ये बना, ए बी सी और ए सी डी। अब देखो कैसे आपको संकुलन क्षमता, कैसे आपको इसमें संकुलन क्षमता ज्ञात करनी पड़ेगी। ध्यान दे भाई, वही फॉर्मेट लेना है, कोई चेंज नहीं करना है। माना कोर की किनारे की लंबाई ए है, ये जो मैं बता रहा हूं आपको, ये सारे किनारे हैं भाई, इन किनारों की जो लंबाई है ये कितनी है, ए मान रहे हैं। चलो गोले, यहाँ ये जो गोल बनाया मैंने ये विविकर्ण है या परमाणु कह सकते हैं। गोले की त्रिज्या क्या है, आर। गोले का आयतन वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो संरचना यहाँ कौन सी आ गई अपनी, संरचना लिख लो। संरचना अपनी आ गई है बीसीसी। आगे अपनी संरचना कौन सी आ गई है, बीसीसी। संरचना में परमाणु यानी गोलों की संख्या कितनी होती है, प्रति इकाई परमाणु कितने होते हैं भाई, इसमें 8 कोनों पर है, एक केंद्र में है, तो कितना हो गया 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 परमाणुओं का या 2 गोलों का आयतन निकालना पड़ेगा। तो 4 की जगह क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो यहां आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ये कार केंद्रित संरचना में सभी परमाणुओं का आयतन, कुल परमाणुओं का आयतन कितना आ गया 8/3 पाई आर क्यूब। ये संरचना, इसमें प्रति इकाई परमाणु 2 होते हैं, यानी 2 परमाणुओं का आयतन निकालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 8/3 पाई आर क्यूब। अब देखो हम क्या करते हैं, वो ही हम त्रिभुज लेते हैं। यहाँ पर यहाँ 2 त्रिभुज बनाए हमने, इन दोनों को लेंगे। यहाँ पर देखिए पहला त्रिभुज लेते हैं नंबर 1 त्रिभुज एबीसी से। तो एबीसी से आपको ए और इसकी ए बी की लंबाई ध्यान है, बीसी की लंबाई ध्यान है।
तो आप ये ज्ञात कर सकते हैं AC स्क्वायर। ठीक है, अब त्रिभुज नंबर ले यहाँ पर 2, दूसरा कौन सा है, त्रिभुज ACD है। यहाँ पर देखो आपने रचना की AD की, इसकी लंबाई आपको पता नहीं है तो ज्ञात कर सकते हैं। AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा अपना, एक तो आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर और एक आ जाएगा अपना CD का स्क्वायर, CD का स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण है, आप जानते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं हम यहाँ पर। तो AD का मान निकालना है, AD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर और CD स्क्वायर। मान रख दो, AC स्क्वायर का मान अभी आपने निकाला कितना, 2A स्क्वायर प्लस CD का मान देखो, CD यहाँ क्या है, भुजा है, भुजा की लंबाई यहाँ या कोर या किनारे की लंबाई आपने कितनी मानी, A का स्क्वायर। इसको हल कर दो, कितना आ जाएगा अपना, यह आ जाएगा AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3A स्क्वायर। हमें केवल AD का मान निकालना है तो यह आ जाएगा अपना A√3। ये देखो समीकरण यहाँ, अब की बार एक समीकरण ये आ गया, AD बराबर क्या आ गया, A√3। नेक्स्ट वही फॉर्मेट, अब हम लेंगे यहाँ पर AD रेखा को, देखो AD रेखा को लो यार, AD, इस रेखा पर 1 2 3 गोले हैं, AD रेखा पर गोलों की व्यवस्था ये हो गई, AD रेखा है ये, कितने गोले हैं, 3। अब इन तीनों की त्रिज्या देख लो कितनी है, कितनी त्रिज्या हो गई, 4, R R R R, कुल R क्या कितने हैं, 4। R का मतलब क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो AD का मान आ गया अपना 4R। इसको हल करो, देखो AD का मान रखने पर समीकरण 1 में रखना है आपको, AD का मान रखो भाई, AD का मान वही 4R, A√, कितना है यहाँ पर, A√3 है। ठीक है, तो ये A का मान निकाल लो, इससे A बराबर क्या आ जाएगा, 4R/√3। ठीक है, चलो A का मान आ गया, कोर की लंबाई, घन का आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन क्या है, A³ कर दो, A का मान आप यहां से ले लो, रखो 4R/√, कितना आएगा आपकी बार, 3। इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर क्यूब करना है, हल कर दो, 64R³ और नीचे क्या आ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा 3√3। इसको यदि हल करेंगे तो ये आ जाएगा √3 और √3। इसको हल करो तो ये 3 कितना आ गया, 3। इसका हल ये आएगा। चलो मान रख दो, संकुलन क्षमता ज्ञात करने के लिए कुल परमाणु कितने थे, 2, कुल परमाणुओं का आयतन कितना है, 8/3। तो ऊपर तो आ जाएगा कुल परमाणुओं का आयतन 8/3 πr³। नीचे घन का आयतन रखना है, घन का आयतन कितना लिया आपने, 64R³/√3, से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ यदि इसको हल करेंगे हम तो इसको हल करने पर संकुलन क्षमता अपनी आ जाएगी 68%। ठीक है, तो ये संकुलन क्षमता आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संकुलन क्षमता ज्ञात करने का तरीका एक ये था, कायम या अंत केंद्रित या बीसीसी संरचना में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरीके से आप ज्ञात करोगे संकुलन क्षमता को। इसमें होती है, बीसीसी में होती है 68% संकुलन क्षमता पाई जाती है। 2 गई, अपने एक और है उसमें और ज्ञात कर लेते हैं। देखो उसमें ज्ञात करने के लिए संरचना देखो 2 नंबर कंप्लीट, 3 नंबर लेते हैं हम, सरल घनीय संरचना में, सरल घनीय संरचना, सरल घनीय संरचना, इसको हम कहते हैं भाई यहाँ पर सरल घनीय को SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सरल घनीय संरचना 3 नंबर ही आ गया अपना। इसमें हम क्या करेंगे, संकुलन क्षमता ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे ज्ञात करते हैं भी ध्यान देना।
अब यहाँ ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, संकुलन क्षमता ज्ञात करना। ध्यान दें कैसे ज्ञात करना है हमें। ज्ञात करने के लिए वही संरचना बनाओ, सरल घनीय, भैया आप जानते हैं सरल घनीय या आद्य प्रकार की जो संरचना होती है या मूल संरचना होती है, उसमें हम बात करते हैं कि अवयवी कण ये केवल कहाँ होते हैं, अवयवी कण केवल कहाँ होते हैं भाई, केवल कोनों पर होते हैं। 8 अवयवी कण हैं, ये कहाँ आ जाएंगे, कोनों पर आ जाएंगे। चलो कोण या किनारे की लंबाई क्या मान रहे हैं, ए। मान लीजिए ये बिंदु अपना आ गया ए, इस बिंदु को मान लेते हैं बी। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है इसको आप क्या मान रहे हैं, ए। कोण हो गया, किनारा हो गया ये। गोले की त्रिज्या वही क्या मान रहे हैं आप, आर। गोले का आयतन भी क्या मान रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखो एससीसी संरचना में प्रति इकाई परमाणु या परमाणु की संख्या कितनी होती है, अब की बार 1 हो जाएगी। तो 1 अतः 1 परमाणु का आयतन कितना आ जाएगा, 1 से गुणा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। एक गोले का आयतन, एक परमाणु का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है। इस संरचना में प्रति इकाई परमाणु एक ही होता है। आगे चलते हैं, देखो इसको हल करो भैया। हल करने पर आगे हल करेंगे तो हम ले लेंगे यहाँ ए बी रेखा को। किस रेखा को लेंगे, ए बी रेखा पर। ए बी रेखा पर, ए बी रेखा पर गोलों की व्यवस्था, ए बी रेखा पर गोलों की व्यवस्था ले लेते हैं। देखो ए बी रेखा बनाओ, इस पर 2 गोले हैं और ये 2 गोले इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी, ए और ये बी। ठीक है, ए बी रेखा ए और ये हो गया बी, ये आर, ये भी क्या हो गया, आर। त्रिज्या हो गई, गोले की त्रिज्या है आर आर। तो ए बी रेखा पर कुल गोले कितने हैं, 2। ठीक है, 2 गोले हो गए। तो यहां हम हल कर सकते हैं कि एपी जो है, एपी किसके बराबर है, ये 2r के बराबर है। एपी किसके बराबर है, ये 2r के बराबर हो गया। नेक्स्ट देखो आगे चलते हैं। अब यहां ए से लेकर के बी तक की जो लंबाई है इसको आप क्या मान रहे हैं भाई, ए मान रहे हैं। ए से बी तक की ये क्या हो गया, पिस्टल का किनारा हो गया, कोर हो गया। तो यहां देखो हम लिख सकते हैं अतः ये आ जाएगा ए बराबर 4r, सॉरी 2r। ए बराबर क्या आ जाएगा, 2r आ जाएगा, क्योंकि ए बी जो है, ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई ए मान रहे हैं। ये ए बी क्या है, किनारा, कोर है। ए का मान, ए बी का मान कितना मान लेंगे, ए का मान आ गया अपना 2r। अब देखो घन या क्रिस्टल का घन का आयतन निकाल लो। ये जो क्रिस्टल है या घन है इसका आयतन निकालो। आप जानते हैं क्या होता है, ए क्यूब। ए का मान आपके पास आ गया, क्यूब कर दो, 2r क्यूब, 2r। इसका आप क्या करोगे, क्यूब। तो हल करो भाई, इसको कितना आ रहा है। ठीक है, 2 2 दूनी 4, ये हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 r क्यूब। ये इसका हल हो जाएगा। ठीक है, घन का आयतन आ गया, कुल परमाणुओं का आयतन आपको यहाँ प्राप्त हो गया। अब संकुलन क्षमता ज्ञात कर लो। देखो संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है और ये प्रतिशत में ज्ञात करनी होती है हमें। चलो आप जानते हैं, फॉर्मूला पहले हमने देख लिया है। कुल परमाणुओं का, क्रिस्टल में कुल कितने परमाणु है, कुल परमाणु का आयतन बताओ, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन घन का कुल आयतन निकाल लो। ये हो गया अपना 2r की जगह आप ये कर लेंगे 8r क्यूब। से गुणा कर दो इसको और इसको हल करेंगे तो ये 52 पॉइंट कुछ 4 के लगभग संकुलन क्षमता हमें प्राप्त हो जाएगी अगर इसको हल करेंगे तो। ठीक है, 52.4 के लगभग ये संकुलन क्षमता प्रतिशत में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है,
जिस तरीके से आप संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं ठोसों में। 3 हमने देख ली है संकुलन क्षमता, एक तो हमने देखी है, एक बार इसको हल करके आप देखना, देखिए 52.4 ही आ रहे हैं क्या, हल करके देख लेना इसको, ठीक है, भाग गुणा दे करके बताना मुझे 52.4 ये के। तो ये ठोसों में संकुलन क्षमता हो गई है, घनीय संरचना में, ठीक, एक सरल घनीय में, एक हमने देख ली कोणीय में, और एक हमने देख ली है काय केंद्रित संरचना। तो संकुलन क्षमता आपको इस तरीके से ज्ञात करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो बिंदु चलेगा वो घनत्व ज्ञात करना